मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप्स की सिक्योरिटी होती है, 5 टोटल। पहली हमारी होती है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी याद आ रहा है आप लोगों को? पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। जो हमारे मेंस के बच्चे, एनसीईआरटी के बच्चे, कॉन्सेप्टर के बच्चे होंगे, बहुत से शाबाश, सभी के नाम लिख दो, जिनको पढ़ा चुका हो नाम लिख दें, और जिनको भी पढ़ना है वो लिख लें। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूं जिसके बाद आपको चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। आज की न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ी आप लोगों ने, ठीक है। तो आज बात हो रही थी ना पंजाब में इलेक्शन को लेकर कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो कह रही है कि जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, वो हमारा प्राइम कंसर्न रहेगा। इसी तरह आपने देखा कि जो नक्सलाइट एरिया में भी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बात हो रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट है। दूसरा मैंने आपको बताया था इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। तीसरा मैंने आपको बताया था, इस पर हमारा डिस्कशन हुआ था, कोई बताएगा मेरा कोई स्टूडेंट? शाबाश, वंडरफुल, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। चौथा मैंने आपको बताया था फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, खबर आई हुई है। और पांचवा मैंने लिवलीहुड सिक्योरिटी, यानी कि आजीविका सुरक्षा, रोजगार, खान पान, आजीविका, अवसर। तो ये 5 तरह की सुरक्षाएं होती हैं, जिसमें शुरुआत की ये 2, ये किसी भी राष्ट्र के लिए, कोई भी राष्ट्र हो, ये उसके लिए ऐसी चुनौती होती है, ये ऐसी प्राथमिकता होती है जिसमें कोई भी मूवमेंट संभव नहीं है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई भी देश नहीं कर सकता। और जो देश करेगा वो सीरिया की तरफ भुगतेगा। जैसे सीरिया में आपने देखा कि क्या स्थिति हो गई, फोटो छपी थी अभी, जर्जर हो चुका है, इराक हो गया, तमाम इस तरह के सेगमेंट। और मैंने छठा, बहुत सही, शाबाश नेहा, और ये हमारी स्टूडेंट है नेहा सुयाल, उन्होंने बहुत बताया कि इसके बाद भी मैंने इसमें एक नई चीज जोड़ी थी, क्योंकि हम जब डिस्कशन करते हैं तो नई नई चीजों को जोड़ते हैं। और 6th है जिस पर आज भी कोई जो है वो आर्टिकल आया हुआ है, कौन मुझे बताएगा? 6th वन। शाबाश नेहा, वंडरफुल, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, गुड। छठा भी मैंने बताया था। इसके बाद एक डिस्कशन हुआ था और मैंने कहा था आने वाले टाइम में आप ये खबरें पढ़ोगे। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, गोजांग सर पढ़ाते पहले छपता बाद में है। और अभी अभी देखा आपने कि एक रिपोर्ट आई हुई है, अभी आपने देखा कि जानी मानी पर्यावरणविद सुनीता नारायण, शाबाश, ओजांकियन रुचिका ने भी बता दिया है, बहुत बढ़िया, हर्ष ने भी बताया, गुड। और मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, क्योंकि इतना ज्यादा अब पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो इतना बड़ा कंसर्न होती जा रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगला हमारा कंसेप्ट है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, यानी कि पर्यावरणीय सुरक्षा। ये 6 मुद्दे ऐसे जिनके साथ राष्ट्र जो है ये प्राथमिकता में उनके होते हैं, राइट। तो अब यहां पर बहुत सही, शाबाश। तो आज की भी अगर आप न्यूज देखोगे तो आज की न्यूज सीधे सीधे इसके बारे में बात हो रही है। आज ज्यादातर कंसर्न अगर आप देखोगे तो बहुत से आर्टिकल आए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, फ्रीबीज को, इलेक्शन में लोग आजकल खूब चुनावी वादे कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, अभी शायद हमारा कल का एक डिस्कशन हुआ था जब हमने जनसंख्या पर बात की थी, याद है किसी को? जनसंख्या पर जब मैंने बात की थी तो एक मैंने डिस्कशन आपसे किया था कि कोई भी नेशन, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या पे, कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन पे, जब हमारी शायद कल ही बात हुई थी हमारी पॉपुलेशन पे, जबकि पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन अगर रिसोर्स यानी संसाधनों से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो रिसोर्सेज से अगर ज्यादा हो गई, संसाधन से ज्यादा हो गई जनसंख्या, तो क्या होगा? संसाधनों के लिए मारपीट हो जाएगी, कैप्चरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी इनको हड़पने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। अब हड़पने की प्रवृत्ति में ही तो सब कुछ चल रहा है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, हम तुम्हें फलाना चीज फ्री दे देंगे, हम तुम्हें ठिकाना फ्री दे देंगे, वो संसाधन जो हम पैदा भी नहीं कर, हम तुम्हें पानी फ्री दे देंगे, हम तुम्हें फलाना चीज फ्री दे देंगे, तो हम फ्री बीज बांटना शुरू कर दें, हम ये आएंगे फ्री कर देंगे। तो क्या होता है, वो जो रिसोर्सेज होते हैं, जिसको संसाधनों को ग्रो किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, संसाधनों को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा जो है वो क्या होता है, एक प्लानिंग की जो है जरूरत पड़ती है। तो जनसंख्या में जब संसाधनों को आप फ्री बांटना शुरू कर देते हैं, आज की खबर है, आप लोगों ने एडिटोरियल अगर आज पढ़ा होगा, कितने लोगों ने आज पढ़ा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा कि आने वाले समय में रिसोर्सेज तेजी से डिप्लीट हो जाएंगे, यानी जनसंख्या के अनुपात में रिसोर्स कभी भी रेशनल नहीं पाएंगे। ठीक है, आज मेरे 5 साल, मुझे एक इलेक्शन ही तो जीतना है, 5 साल उसके बाद फ्री हो जाऊंगा, तो आज तो मैं आपको वादे करके आज रिसोर्सेज की होड़ तो मैं लगा दूंगा, लेकिन जब ये रिसोर्सेज आगे चलकर डिप्लीट हो जाएंगे और तब तक जनसंख्या 5 साल बाद और बढ़ जाएगी, तो रिसोर्स तो कम हो गए, आपकी जनसंख्या बढ़ गई, तो रिसोर्सेज के लिए क्या होगी? मारामारी शुरू हो जाएगी, हड़पना शुरू हो जाएगा, और फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, फिर वहां आपसे एक वादा करेगी और फिर जो है जीत जाएगी। हमारी डेमोक्रेसी कामोवेश लगभग ऐसे ही चलती है। तो जब भी कोई रिसोर्स फ्री बांटता है तो एक्चुअली वो राष्ट्र के लिए एक बहुत दीर्घकालिक यानी एक लॉन्ग टर्म जो है वो क्या होता है, नुकसान कर रहा है। आज आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा।
सिलेबस एनालिसिस में मैं यही समझाने की तुमसे कोशिश कर रहा हूं आप सभी को कि आप लोग अब न्यूज को धीरे धीरे, जब तक ये क्लासेस ओवर होंगी, जब मैं सिलेबस एनालिसिस करा लूंगा, तो आपका न्यूज़पेपर पे एक अलग ही नजरिया निकल कर आएगा। एक बच्चे ने आज बड़ा अच्छा मैसेज किया कि अब चीजें हमें बहुत समझ में आ रही हैं कि क्या चीज चल रहा है डिस्कशन के साथ, राइट। और मैं चाहूंगा कि मुझे मैसेज मेरे नए बच्चे करें जो कॉन्सेप्टर में अभी जुड़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में जुड़े हैं, वो मुझे मैसेज करें कि क्या इसने 4-5 दिनों में जो एक हमने डिस्कशन किया उसमें उनको एक बदलाव, एक अलग मोड़ दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जरूर मुझे बताएं कि अब चीजें ज्यादा ईजी हो रही हैं, आज एडिटोरियल ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, आज क्यों पंजाब में सिक्योरिटी कंसर्न्स को बहुत प्राथमिकता दी गई, क्यों पाकिस्तान का इंटरफेरेंस वहां मुद्दा बन गया, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, आगे चलें। गुड। तो आज मैं कुछ अलग ही करने जा रहा हूं, ठीक है। आज मैं आपसे यूपीएससी का वो कैरेक्टर बात करने जा रहा हूं जिसको सबसे गुगली कैरेक्टर बोलते हैं। आज हम यूपीएससी की गुगली के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि आपका मुझे माइंडसेट ये तोड़ना है कि ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। कई बच्चे समझते हैं आईएएस का मतलब क्या है, इंटरनेट पे जाओ, एक बुक लिस्ट निकालो, किताबें खरीदो और पढ़ना शुरू कर दो, आईएएस बन जाओगे। लेकिन आईएएस में जब यूपीएससी के सिलेबस में डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, इस बार मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो सिलेबस डिस्कशन करने से पहले इस बार का पेपर बहुत ट्विस्टिंग पेपर कहा गया, बहुत ही अलग तरह का पेपर बताया गया। और मैं आज आपको रिसोर्स डिस्कस करूंगा, जो बच्चे अपना वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स में बाकायदा जो है वो एविडेंस के साथ डिस्कस करूंगा। रेडी? तो चलिए। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं और मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। मैंने कहा ना, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस, तीन चीज। पेशेंस का मतलब है आपको धैर्य रखना, ये ट्रिपल पी याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। इसमें से एक भी पी मिस हुआ ना तो तुम पास्ट बन जाओगे। पी फॉर एक और आ जाएगा, वो हो जाएगा तुम अतीत में चले जाओगे, पास्ट बन जाओगे। लोग कहेंगे अरे कोई आया था तैयारी करने, कुछ खास नहीं है। तो ये 3 पी याद रखना, इसमें से एक भी पी खिसका तो पास्ट में चले जाओगे, पास्ट बन जाओगे। पहला पेशेंस, धैर्य रखना है, चीजों को बार बार जो है वो हमें इतनी जल्दी आईएएस, आप समझ रहे हो, आपने वेबिनार में देखा था कितनी बड़ा उत्तरदायित्व दिया जाता है, हजारों लोगों की जिंदगी आपके ऊपर डिपेंड हो सकती है, इसे हल्के इंसान को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, आपको परसिस्टेंस, लगातार जो है वो क्या करना, कोशिश करना है। एक बार नहीं समझ में, फिर से हिम्मत करनी है, फिर और हिम्मत करनी है। और तीसरा मैंने बताया प्रैक्टिस, बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने आपको बता दिया न्यूज़पेपर इतनी आसानी से थोड़ा, मैं चाहता तो सिलेबस एनालिसिस एक दिन में, ये सिलेबस है ये डाउनलोड कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों मैं उसको रोज न्यूज़पेपर के साथ जोड़ रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने न्यूज़पेपर के साथ आपको अटैच होना सिखा दिया, 50% काम तो मैं ऐसे कर ले गया, 50% आपके सिलेक्शन का बेस तैयार हो गया। जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना आ गया, और अभी आज जो मैं मैगजीन रिवील करूंगा विद प्रूफ, उसमें आप देखिएगा कि आपके लिए कितना काम आसान हो जाएगा। यहां तो स्टूडेंट साल साल भर तैयारी कर लेता है, न्यूज़पेपर उसके पल्ले नहीं पड़ता है। और आप में ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि जो स्टूडेंट होंगे जो जैसे कि न्यूज़पेपर आता होगा लेकिन कभी भी ढंग से उसको धैर्य के साथ तैयार नहीं करते होंगे। क्लियर है? तो चलिए, अब हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले मैं ये सिखा रहा हूं कि सिलेबस में क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करना है, सिलेबस क्या है, लैंग्वेज क्या, और न्यूज़पेपर के साथ मैं एक बार जोड़ना सीख जाऊं, मेरा मैक्सिमम काम हो जाएगा, मेरे लिए आगे चलना बहुत आसान है। तो ये 3 पी याद रखिएगा, नहीं तो चौथा पी आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज एक बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। मैं आपके सामने कुछ रिवील कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रिवील कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ इंपावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। गिग इकोनॉमी कह रहा है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गिग इकोनॉमी, गिग अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका है। गिग इकोनॉमी ये शब्द जो होता है वो जीएस पेपर 3 का वर्ड है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन किस पेपर का होगा। मैं अभी तुम्हारे सामने रिवील नहीं किया कि पेपर 1 में है या पेपर 2 में या पेपर 3 में है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन किस पेपर में आया होगा। जीएस पेपर 3, ओहो मैंने यहां लिख दिया, हटा देते हैं। ये जीएस पेपर 3 में आया है, जीएस पेपर 1 में आया है, किस पेपर में आया है ये क्वेश्चन, किस पेपर में होना चाहिए था। हिंदी में लिखा है कि भारत में महिलाओं के, देखो ये लिखा है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी यानी गिग अर्थव्यवस्था की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 10 नंबर का है ये, एक ही पेपर में आएगा, 2 पेपर में थोड़े ना आएगा। और इकोनॉमी किस पेपर में है,
मैं तुम्हें कुछ बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं। ए भैया, ये कोई है सी सैट बोला, सी सैट में आया हुआ है, वाह धन्य हो, तुम्हारी तो मूर्ति बनेगी। कई लोग लिख रहे हैं जीएस पेपर 3, कई लोग लिख रहे हैं जीएस पेपर 1, कोई 4 वाला भी है? देख लो, 2 बचा, 4 बचा है। हाँ, 2 वाले भी आ गए हैं, ये खान साहब हैं, नगमा खान, तो इन्होंने जो है लिखा जीएस पेपर 2 में आया हुआ है। अच्छा, ये है एक, इन्होंने बोला कि कोई नहीं लिख रहा है तो इन्होंने जीएस पेपर 4 लिख दिया, एक और है, ठीक है। मैंने कहा था ना, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। व्यक्तित्व का मतलब है कभी लूज टॉक लूज चैट नहीं करना है तुम्हें। चलिए, बहुत कुछ सिखाना है। जीएस पेपर 4 वाले भी हैं। यही है, सिलेबस को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है गिग इकोनॉमी। पूरा कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी बेसिकली हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। यानी गिग इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी पेपर 3 का कॉन्सेप्ट है और पेपर 1 में अप्लाई करना है। यानी यहां तुम्हें अगर कोई स्टूडेंट गिग इकोनॉमी को जो है एक्सप्लेन करने लगेगा, कई बच्चों ने मुझे पेपर के बाद पूछा कि सर गिग इकोनॉमी के बारे में बता दीजिए, ये है वो है, नए बच्चे जो थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गिग इकोनॉमी कई लोगों को, ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, इस बार आया हुआ है, इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए कहा ना बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। तो गिग इकोनॉमी जो है वो क्या होती है? गिग इकोनॉमी बेसिकली अगर आप इसका आंसर लिखने बैठे और अगर आपने गिग इकोनॉमी के बेस पे पूरा आंसर लिख दिया तो गिग इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमिक मॉड्यूल जो है वो हमें जीएस पेपर 3 में पढ़ने हैं। क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का। तो मैंने आपको इससे पहले की सिलेबस एनालिसिस में, राइट, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पेपर डिसाइड करता है कि आंसर आपका कैसे होगा। अगर आप इसको गिग इकोनॉमी के बेस पे आंसर लिखेंगे तो जीएस पेपर 3 में अगर ये होता तो आप इस आंसर को कैसे लिखते? इस आंसर को लिखते आप गिग इकोनॉमी के बेस पे, क्या होती गिग इकोनॉमी, कैसे काम करती है, उसके इंपैक्ट क्या होते हैं। लेकिन जैसे कई बच्चे लिखते जा रहे हैं जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3, नहीं, ये जीएस पेपर 1 में आया है और कह रहा है कि इस गिग इकोनॉमी वर्ड को भारत में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, यानी जो प्रोसेस ऑफ द इंपावरमेंट ऑफ द वुमेन इन इंडिया, इसको कैसे एग्जामिन करोगे? यानी इसके इंपैक्ट ऑन द सोशल वेलफेयर जो है, वुमेन इंपावरमेंट पे इसके इंपैक्ट को डिफाइन करोगे। पेपर 3 के कॉन्सेप्ट को पेपर 1 में अप्लाई करना है। यानी इसमें जो डोमिनेंस होगा आंसर राइटिंग में, कि जो मेरा मकसद यानी मेरा जो एम है वो पेपर 1 के हिसाब से लिखना है। अगर आप गिग इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और आपने वही एक्सप्लेन करने में अपनी पूरी बात खत्म कर दी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यह सावधानी आपको समझना जरूरी होगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ जाइए आगे, जो है वो पढ़ने से पहले इसके क्वेश्चन और देख लेते हैं। बड़े प्यारे प्यारे इस बार क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। कहता है एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम। कितने मेरे बच्चे हैं एनसीईआरटी में मेरे साथ जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी थी और मैंने ट्राइबल नॉलेज के बारे में बात किया था। मैंने कहा था जब कि अंग्रेजों ने हमारी विविधता को हमारी भिन्नता समझ लिया। बहुत बच्चों ने इसको कोट किया था, मुझे इसके पोस्टर बना के भेजे थे कि जो ब्रिटिशर्स थे, वेस्टर्न ने हमारी जो डाइवर्सिटी को हमारा डिफरेंस समझ लिया था, राइट। तो ये मैंने एक वहां पे कोट किया था आप लोगों से, याद है किसको किसको? और वहां पर मैंने एग्जैक्टली यही नाम दिया था कि क्या भारत में आज हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो हमारे ट्राइबल सेगमेंट हैं, क्या उनके पास देशज नॉलेज है? याद आ रहा है किसी को? कितने मेरे स्टूडेंट हैं जहां पर ये डिस्कशन हुआ था? इसीलिए मेरे बच्चे जो इस बार गए उन्होंने कहा सर क्लास से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे क्लास से आए। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम विद कंपैरिजन विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। याद होगा कि एक बार मैं बड़ा आलोचनात्मक हुआ था, मैंने कहा था कि उनको आदिवासी कहा जाता है, ठीक है, वो आदिवासी हो गए, लेकिन उनका नॉलेज हमारी नॉलेज से कहीं ज्यादा है। आज हम जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनकी नॉलेज से, हम रेप के बारे में बात करें, उनके समाज में रेप की जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, वो हमारे समाज में होती हैं। उनके पास ट्राइबल, मैंने आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बताया था कि कैसे उनकी जो अपनी जो वनों में जो वन कानून बनाए गए थे, याद है आप लोगों को? कि मैंने आपसे बताया था कि जो वन कानून बनाए गए, ट्राइबल लोगों से उनकी नॉलेज ही छीन ली गई, उनके अधिकार ही छीन लिए गए। जंगल जमीन उनके जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बाहर से आया हुआ एक फॉरेस्ट ऑफिसर वो जाकर कानून बना रहा है। अगर आपने जंगल से कोई बेरी तोड़ ली, मैंने उनको ये बताया था कि एक एग्जांपल लिया था कि भैया तुम कई बार जहरीली बेरी खा लो, ठीक है, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उनको पहचान होती कौन सी औषधि वाली है, कौन सी खाने वाली है, कौन सी जहरीली है। मैंने यही एग्जांपल उस समय आप लोगों से लिया था। तो
आप देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन आया, सीधे पहला क्वेश्चन ही सोशल इश्यूज का आया हुआ है। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम विद कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। इसका मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता का प्रशिक्षण करें, कि वो कैसे अपने सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों। मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको कि एक मूवी आई थी शेरनी, ठीक है, विद्या बालन की, वहां पे मैंने उस समय एग्जांपल लिया था कि कैसे उन्हें बाघ के पंजों की नॉलेज होती है और वो शिकार नहीं करते हैं और वो उनके साथ सामंजस्य में रहते हैं, प्रकृति को वो ज्यादा अच्छा समझते हैं किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, सीधे सीधे जो है। हाँ ये देखिए, और उस समय क्या हुआ था, ये क्वेश्चन कहां से आया था? इस बार इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट, ये बहुत बढ़िया मोहम्मद अहमद ने मुझे जवाब दिया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट का जब मैंने डिस्कशन किया था कि हमारी जो महिला जिन अम्मा जी, उनको जो जब मिला पद्मश्री, तो इसीलिए मिला क्योंकि उनको जंगलों को उनको क्या बोला जाता था? इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता था। तुलसी गौड़ा देवी, शाबाश, वंडरफुल बेटा। तो वो क्या हुआ कि हम उस समय करंट पे डिस्कशन कर रहे थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आया, क्योंकि उनके पास पारंपरिक ज्ञान क्या था? अभूतपूर्व था। हेमंत, मुझे तुम्हारा चैट मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो तुलसी गौड़ा देवी जी, ठीक है। तो अब वहां पर क्या हो रहा है कि इस तरह से हम देख रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, और देखिए सीधे सीधे वहां क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था। तो मैं चूंकि क्या होता है कि हर क्लास में आता हूं और करंट बेस पहले डिस्कशन शुरू करता हूं, कि मेरी क्लास में अब एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और वहां पर भी हमने करंट डिस्कशन किया था, और देखिए क्वेश्चन सीधे मिल गया। अब तीसरा क्वेश्चन में आ जाओ। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? अच्छा, आईटी उद्योग जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 अगेन। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट हमें दिखाई पड़ता है, जहां पर हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, हम इन सारे उद्योगों, तो आईटी एक सर्विस सेक्टर है, तो हम इकोनॉमी में 3 सेक्टर पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है, जिसको हम लोग जो है बात करते हैं हमारे आईटी सेक्टर। अब ये कह रहा है कि भारत के, अब ये आईटी सेक्टर के जीडीपी में योगदान नहीं कर रहा है। अक्सर मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ, 14.5%, 14.8% योगदान है। फिर इंडस्ट्री हमारी जो है वो स्टैब्लिश है, मैंने जब इकोनॉमी पढ़ाई थी, और मैंने बताया था कि आईटी सेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, वो बूम कर रहा है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान वही दे रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा नौकरियां नहीं दे रहा, और जो भी नौकरियां मिल रही है वो इंग्लिश बोलने वाले स्किल लोगों को मिल रही है। कह रहा है भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? अब देखो, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट उठाकर सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है। ये इस बार का मेंस का पेपर है, ऐसा भी नहीं कि मेरा बनाया क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन अराइजिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रमुख शहरों में आज हमारा सबसे बड़ा जीडीपी में सेक्टर कौन सा है? आईटी सेक्टर है। तो मैंने यहां पर इसको बताया था कि आईटी में कौन से लोग जा रहे हैं भाई, जिसको अंग्रेजी आ रही है, जिसको सॉफ्टवेयर, अनस्किल्ड लोग जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं वहां पे। तो ये क्या कर रहा है, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डिवीजन ऑफ द इंडिया और भारत का, कि भारत और इंडिया के बीच में विभाजन हो चुका है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बहुत से हमने एग्जांपल लिया था, यूपी, बिहार, ये सब बहुत अच्छे बच्चे पढ़े हुए, वो भागकर शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर की जॉब बेंगलुरु, मैंने आपको बताया था बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, इन सब के मैंने एग्जांपल लिए थे। तो यहां पर क्या हो रहा है, माइग्रेट होकर वहां जा रहे हैं। अब जब वहां पे जा रहे हैं तो मेन सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, यानी सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन एंड द पॉइंट आउट द मेजर टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। ठीक है, पॉपुलेशन एजुकेशन यानी जनसंख्या के लेकर जो है वो किस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, भारत के ऊपर इसके प्रभाव के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों को विस्तार से बताइए। जनसंख्या शिक्षा क्या है? ठीक है, व्हाट इज द पॉपुलेशन? कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे यहां सेक्स एजुकेशन से लेकर उनके विस्तार को लेकर ये हमारे यहां बातचीत नहीं होती है, लेकिन इजीली पोर्नोग्राफी से लेकर हर चीज जो है वो हमारे यहां अवेलेबल है। तो ये कल हम लोगों ने जब भूमंडलीकरण का भारत पर प्रभाव की हम बात कर रहे थे, यानी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या आ रहा है, तो कल ही हम लोगों ने जो है वो आपने डिस्कस किया था। तो जब हमने ये डिस्कशन किया था तो एक ये भी क्लास में पूरी तरह से डिस्कस हुआ था, एनसीईआरटी क्लास में, कॉन्सेप्टर क्लास, दोनों क्लास में डिस्कस हुआ है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि जनसंख्या शिक्षा जो हमारी पॉपुलेशन एजुकेशन है वो किस तरह से इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। तो क्या हमारे यहां है इस तरह से, और जब जनसंख्या है भी तो हम क्या उसको हम ड्यूटीज, और अक्सर मैं क्लास में ड्यूटीज और राइट्स के बीच का अंतर बताता हूं कि हम सिर्फ जो है वो अपनी ड्यूटीज यानी अपने अधिकारों के बारे में मांग कर रहे हैं, हम अधिकार जो है मांग रहे हैं, लेकिन ड्यूटीज हम कहां पूरी कर रहे हैं। तो जो पूरा हमारा ये सेगमेंट है वो जनसंख्या से मिलकर बना हुआ है।
तो जनसंख्या में बहुत कुछ है, उनकी हाइजीन के बारे में। आज भी आप देखिए कि महिलाओं की हाइजीन के बारे में अभी भी हमारे पास बहुत टैबूज हैं, बहुत हमारे दिमाग में दकियानूसी ख्याल हैं। तो ये सारी चीजें आज हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, वो चीजें जो है वो आपस में हमारे पास नहीं काम करे। अभी जैसे लेसेंट की रिपोर्ट पढ़ाई थी, तो लेसेंट की जब रिपोर्ट पढ़ाई थी मैंने, तो वहां पर बताया था कि गरीब में जो है क्या होता है, माना वर्किंग हैंड कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ढेर सारे काम करने वाले हाथ होंगे, तो घर में 5-5 हजार कमाने वाले 10 बच्चे हो जाएंगे, तो हमारी इनकम 50,000 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एजुकेशन क्या है पॉपुलेशन को लेकर, हमारा ओरिएंटेशन क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो अब जरा देखो, तुम्हें क्या लग रहा है, ये पेपर 1 है या पेपर 3 है? मैं जो तुम्हें मैसेज ये नहीं कह रहा हूं कि इसका आंसर है, या जब ये क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कशन से आए हैं हमारे, तो ज्यादा इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेंस का कोई स्टूडेंट है इस समय मेरे साथ? तुम्हें लग क्या रहा है अभी? तो देखो और बवाल है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब मैं पेपर 1 डिस्कस कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग पेपर 1 क्रिप्टो करेंसी। करेंसीज तो हम जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है ये वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करता है, क्या भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रहा है, क्या भारत में भी बिडिंग नहीं हो रही? आपको देखो प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ गया, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री को बोलना पड़ गया, ठीक है। तो अब कंडीशन ये देखो, तुम्हें क्या लग रहा है, ये पेपर 1 है या पेपर 3 है? कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तुम्हें अब पता चला है। अगर ये मैं हटा देता तो ये तुम पता ही नहीं कर पाते जीएस पेपर 1 का मैटर है या जीएस पेपर 3 का। क्या कर रहे हैं, अगर आपको आंसर राइटिंग मैंने सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक खास तरह का क्वेश्चन, अगर मेरे आंसर राइटिंग के स्टूडेंट इस समय क्लास में होंगे तो उनको पता हो, मैंने कहा था एक नई कैटेगरी आ गई है, कॉज एंड इफेक्ट। याद है जब मैंने 6 कैटेगरी लिखाई थी, तो नीचे जो है मैंने लिखा था कॉज एंड इफेक्ट बेस। किसको किसको याद आ रहा है? ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट बेस बताया था। कॉज एंड इफेक्ट बेस मैंने कहा था कि धीरे धीरे इसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, तब तक ये पेपर हुआ नहीं था। मैंने कहा इसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, कॉज एंड इफेक्ट बेस। देखो ये कह रहा है ये है कॉज, आईटी उद्योग। इफेक्ट कहां पूछ रहा है? सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है, यानी सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। कॉज इफेक्ट, ये देखो गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या है? कॉज है, कारण। इफेक्ट कहां पूछ रहा है? भारत में महिलाओं के ऊपर। पढ़ाया था आपको आंसर राइटिंग में कॉज एंड इफेक्ट। मैंने कहा था लास्ट में, मैंने कहा था एक स्पेशल कैटेगरी दे रहा हूं तुम्हें, ये डोमिनेंस इसका बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, कॉज एंड इफेक्ट पे। इसके बाद जरा देखो, आईटी उद्योग हो गया, महिलाओं के। क्रिप्टो करेंसी कॉज है, इफेक्ट क्या पूछ रहा है? समाज के ऊपर। यानी अब वो डायरेक्टली सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पूछ ही नहीं रहा है कि बताइए, अगर यही क्वेश्चन पूछा जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन इंपावरमेंट, तुम कहते हो वाह वाह क्या सर क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी में होता है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन इंपावरमेंट, गिव सम एग्जांपल्स। ऐसे क्वेश्चन आते कि नहीं आते यूनिवर्सिटी में कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हो, कुछ प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से समझाओ। यहां क्वेश्चन जरा देखो, यहां एक कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है और कह रहा है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के ऊपर, वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट है उसका। तो यानी इसका क्या है, ये कारण और ये प्रभाव, कारण प्रभाव, और यही आपसे सिखाया था मैंने आपको। अब ये देखिए कि जीएस पेपर 3 के मैक्सिमम आप क्रिप्टो करेंसी पहले क्या है, यह वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करता है, 3 क्वेश्चन एक के अंदर है। फिर कह रहा है क्या यह भारतीय समाज को प्रभावित कर सकता है, तो इंटरनेट को कैसे हम लोग करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और भारतीय समाज को कैसे आज हमारा यूथ भी ब्रीडिंग कर रहा है, उसमें एक तरह से जो है इलीगल ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए लीगल नहीं है, ये अपना पैसा उसमें लगा रहा है। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन एक साथ है। भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रख सकता है। पारंपरिक सामाजिक मूल्य यानी हमारी जड़ें। पहली क्लास मेरी हिस्ट्री की किसको किसको याद आ रही है, किसको किसको याद आ रही है कि वो राष्ट्र जो अपनी जड़ों को नहीं समझ पाएगा तब तक वो कभी पल्लवित नहीं हो सकता। किसको किसको, वो क्लास तो मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी। वो राष्ट्र जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, वो राष्ट्र अपनी जड़ों को, मैंने कहा था कि मेरे पढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण कारक ये होगा, मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं अपने राष्ट्र की जड़ों को खोज रहा हूं। और जो राष्ट्र अपनी जड़ों को नहीं खोज सकता, कभी भी वो पल्लवित नहीं हो सकता, कभी उस पर पुष्प और फल फूल नहीं आ सकते। किसको किसको याद आ रहा है? और जरा क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या था, व्हाई डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन द ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। यानी मैंने कहा था कि अतीत की तरफ देखना, 2 लाइनें लिखाई थी, एक वर्तमान को अतीत की नजर से देखना और एक अतीत को वर्तमान की नजर से देखना। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको लिखाए थे मैंने वहां पर, राइट, कि हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यू द इंडियन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, कि बिना परंपराओं के,
परंपरा और रूढ़ियों के बीच का अंतर आपको सिखाया था कि परंपरा और रूढ़ियों के बीच में अंतर होता है। एक जिसे कहते हैं ना कि जकड़न होना एक अलग बात होती है, और वो राष्ट्र जो अपनी परंपराओं को नहीं समझ सकता, हम भारतीय कौन है, सनातन क्या है, हम कहां से हमारा रूट है, हमें अगर रूट नहीं पता होगा तो एक जड़ विहीन पौधा हवा के झोंके से क्या हो जाता है, कहीं भी दूर चला जाता है। हम भारतीयों की वही हालत हो गई है। वैश्वीकरण की हवा चल रही है, ग्लोबलाइजेशन की विंड चल रही है, और हम अपने मूल्यों को खोते हुए कुछ भी करते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। वही चाइनीज, मैं अभी कुछ जो है वो चाइनीज वेब सीरीज देख रहा था, हॉलीवुड की वेब सीरीज चाइनीज फाइनेंस कर रहे हैं, एक से एक बढ़िया एनिमेशन कर रहे हैं, एक से एक बढ़िया वीएफएक्स टेक्नोलॉजी उनके पास है। और उनमें भी क्या खास बात है, मैं देख रहा हूं कि उसमें हॉलीवुड के एक्टर काम कर रहे हैं, एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं, लेकिन वही ड्रैगन, वही उनका पैगोडा, यानी वो हर जगह अपनी चाइनीज कल्चर को, वही उनका कुंफू, वही उनका खान पान का स्टाइल, वो सभी अपने पिक्चर के माध्यम से, अपने एनिमेशन के माध्यम से वो पूरे के पूरे अपने कल्चरल सेटअप को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। और हॉलीवुड उनका दीवाना हुआ पड़ा है। फाइनेंसर उसका कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, चाइनीज है। तो वो अपने सरप्लस पैसे को, अपनी जो वैल्यूज हैं उनको आगे, याद मैंने कहा था कि जिस दिन पूरी दुनिया भारतीय परंपराओं को समझ लेगी, सबसे पहले भारत भारतीय परंपराओं को समझ ले हम कौन है, उसी दिन हमारी इकोनॉमी अपने आप जो है ग्रो हो जाएगी, हम अपना सामान गर्व के साथ बेच पाएंगे। चाइनीज वो पिक्चर जो बना के बेच रहे हैं पूरी दुनिया में, वो उनका सामान ही तो है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, और अपनी टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं। तमाम तरह की 4-5 एनिमेशन मूवीज मैंने जो है देखा, उसमें ट्रेलर सबको देखा, वो सब कुछ चाइनीज था। और हम भारतीय पूरी तरीके से क्या है, अपनी जड़ों से कटे हुए। बहुत ही प्यारा जो है ये क्वेश्चन है, और सीधे मेरा तो मेरे से लग रहा है एनसीईआरटी का भी बच्चा ये मेंस का क्वेश्चन कर लेगा, जहां पे मैंने डिस्कशन किया था। ये बात आप ध्यान से देखो, अगर ट्रूली अगर कोई होगा, अगर यहां पे कोई कमेंट करे, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर किसी भी क्लास में जहां पर जो बच्चा होगा जिसमें ये डिस्कशन किया था, पहली क्लास का डिस्कशन था कि जड़ विहीन व्यक्ति क्या करेगा, और ये देखो यहां पे सीधे सीधे आया है कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज जो हमारी सामाजिक पारंपरिक है, कई बार उससे शर्म महसूस करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि वेस्टर्न ने क्या किया, वेस्टर्न हमारी विविधता को नहीं समझ पाया, उसने हमारी भिन्नता को समझा, वो हमारी डाइवर्सिटी को नहीं समझ पाया कि इतनी पहचाने होने के बावजूद भी हम क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। अभी कल ये डिस्कस हो रहा था, आध्यात्मिक सूत्र है। और हमारी सामाजिक मूल्यों को जब तक हम नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम कभी भी इस विश्व की आंधी में, जहां ढेर सारे कल्चर फ्यूज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न के साथ मिल रहे हैं, हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आज हमें गर्व महसूस हुआ, योग दिवस के बारे में एग्जांपल लिया था कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। जब उन्हें समझ में आया कि एलोपैथी जो वेस्टर्न ने दिया वो उतना प्रभावशाली ना होकर, क्योंकि जब तक आप मन को, स्वास्थ्य को, शरीर को नहीं आप अलाइन करोगे, नहीं समझ पाओगे। तो आज जब हमने अपने गर्व को, अपने जो है अपनी परंपराओं को समझा, योग हमारी परंपराओं में है, आयुर्वेद हमारी परंपराओं में, दर्शन हमारी परंपराओं में, तो जब तक राष्ट्र नहीं पहुंचेगा क्या होगा, नहीं जाएगा। यहां तक कि मैंने कहा था आज योग अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। आज हम जाकर पूरी दुनिया को योग सिखा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और ऐसी जाने कितनी चीजें हैं, जाने कितनी चीजें हैं जिसको दुनिया को अगर समझ पाते तो हम पूरी दुनिया को बता पाते। प्रकृति ने हमें, मैंने वहां पर डिस्कस किया था कोपेन के सभी जलवायु वर्गीकरण, जितने भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इंडिया में है, इतनी विविधता है कि इसको सब कॉन्टिनेंट का दर्जा, उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद भी हम पूरी दुनिया के सामने हाथ जो है फैलाते घूम रहे हैं। मैंने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर के बारे में कि भारत के नॉर्थ से लेकर जो है ईस्ट तक, साउथ से लेकर जो है वेस्ट तक, कहीं भी चले जाओ आपको जितनी डाइवर्सिटी भारत में दिखाई पड़ेगी। सिर्फ मैंने सिल्क का एग्जांपल लिया था कि टसर सिल्क, कांजीवरम सिल्क, ठीक है, तमाम तरह के जो है सिल्क हम भारत में पाए जाते हैं। इतनी विविधता हमारे पास है, उसके बाद भी हम दुनिया के सामने अपने ज्ञान को नहीं रख पा रहे। तो बेसिकली जो नॉलेज होता है, जो पारंपरिक ज्ञान होता है, वो इसी के सामने। मैंने हल्दी और नीम का एग्जांपल लिया था कि कैसे अमेरिका ने हमारे हल्दी और नीम को पकड़ लिया था, 15 साल लड़ाई लड़ के हम छुड़ा के ला पाए। हमारे घर घर में पता है कि यार हमें दूध में हल्दी डाल के पीना, चोट लगी तो हल्दी लगा लो। किसी के लिए दादी वादी जो कभी स्कूल नहीं गए, उनको भी ये बात पता है, उनको भी ये बात पता है। घी का एग्जांपल लिया था कि घी कितना महत्वपूर्ण है, पुराना घी हो जाता है, चोट पे भी काम आता है, ठीक है। वो हमें बताते थे कि देखो घी खाओगे तो मर जाओगे, हमारा रिफाइंड खाओ। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट बता रहे हैं कि रिफाइंड खाओगे तो और जल्दी मर जाओगे। हार्ट की बीमारी, भारत में जो हार्ट की बीमारियां बढ़ती चली उसके पीछे जो है वो रिफाइंड है। तो कोई भी राष्ट्र जब अपने पारंपरिक ज्ञान को भूल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो सोशल ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, वैल्यूज होती हैं, वो बेसिकली मैंने आपको एक क्वेश्चन उस समय पढ़ाया था कि एडॉप्टेबिलिटी से आती है। मैं अपनी जलवायु को अनुकूलित हूं, मैं प्रॉस्परस हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने अपनी जलवायु को अनुकूल किया। और जलवायु को अनुकूल करने के लिए मैंने अपने खान पान, रहन सहन, पहनावा, इन सबको क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग अनुकूल किया। तो वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न में अच्छा है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कपड़ों का, पहनावे का, टॉयलेट का, खाने पीने का, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने उस समय आपको दिए थे, याद आ रहा है? मैंने एग्जाम्पल दिए थे, वो सारा डिस्कशन यहां पे। आप जितना चाहे उसमें ऐसे भी आ जाए तो ऐसे भी लिख डालोगे, इतना तुम्हारे पास मटेरियल है, राइट।
तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट, अब यहां मुझे तुम्हें पढ़ाना नहीं है, समझाना है यूपीएससी कर क्या रहा है। तुम्हें इनका सोर्स पता है, इनका बेसिक डायरेक्टली सोर्स अब बताता हूं, देख लो। इनका जो सोर्स है वो एक मैगजीन है, होती सबके पास है, पढ़ता कोई नहीं है। योजना गवर्नमेंट की मैगजीन है, 22 रुपए की आती है। योजना, और दूसरी मैगजीन जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन देखोगे कुरुक्षेत्र। ये जो 3 क्वेश्चन है डायरेक्टली यहां से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, ना इफ ना बट।